हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2021 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए एप्लीकेबल इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट से डिस्कस करूंगा सीए इंटर की। जीएसटी अमेंडमेंट्स के लिए एक अलग से अमेंडमेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाई है, वो आपको 2-3 दिन में इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और जीएसटी अमेंडमेंट जब भी आएगी उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको दोनों वीडियोस एक साथ देखने को मिल सके। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे और ये अमेंडमेंट कौन से पीरियड की होंगी। दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए आपको पता होगा जो कट ऑफ डेट होती है हमारे दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स की, वो होती है 30 अप्रैल 2021। जबकि मई 2021 अटेम्प्ट की बात करूं, पिछला अटेम्प्ट था जो जुलाई में हुआ था, उसके लिए कट ऑफ डेट थी 31 अक्टूबर 2020। तो ऑब्वियस सी बात है हम इस वीडियो के अंदर अमेंडमेंट कौन सी डिस्कवर करेंगे, 1 नवंबर 2020 के बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और 30 अप्रैल 2021 के बीच में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, यानी कि इंक्रीमेंटल अमेंडमेंट्स हमारी मई 21 अटेम्प्ट के मुकाबले, वो अमेंडमेंट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स में आपको पता है मेनली सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंस होती है फाइनेंस एक्ट की। तो पहला क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर आप मई 21 की जगह आप दिसंबर 21 में अपने एग्जाम दे रहे हैं, क्या फाइनेंस एक्ट चेंज होगा? द आंसर इज नो। फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि मई 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल था, वही फाइनेंस एक्ट ही दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आपके दिमाग में आएगा सर जब फाइनेंस एक्ट चेंज नहीं हो रहा तो अमेंडमेंट कहां से आई? ध्यान देना, सिर्फ इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट नहीं आती। इनकम टैक्स के जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो इनकम टैक्स रूल्स भी हैं, सर्कुलर्स भी हैं, नोटिफिकेशंस भी हैं। तो इस बार की जो दो अमेंडमेंट आ रही हैं वो आ रही हैं बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स रूल्स। एक नया रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 3B, वो हमारा अमेंडमेंट है। और दूसरी चीज एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई है, एक डेट है वो एक्सटेंड की गई है। तो टोटल दो अमेंडमेंट्स हैं जो इस पीरियड के दौरान आई हैं। इतनी कम अमेंडमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि फाइनेंस एक्ट रिमेन्स द सेम। ये वीडियो दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होने वाली है। जिन बच्चों ने हमसे हम लेटेस्ट बैच लिया है 2021 का, उनके लिए भी ये रेलेवेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि 2021 में जो मैंने इनकम टैक्स का बैच खत्म किया अपना दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, उसमें ये दोनों अमेंडमेंट्स कवर्ड नहीं थी। तब तक ये दोनों अमेंडमेंट्स नोटिफाई नहीं हुई थी, सो दे वर नॉट कवर्ड इन आवर बैच। उनके लिए भी ये अमेंडमेंट वीडियो रेलेवेंट होगी। साथ में वो बच्चे जिन्होंने पास्ट में हमसे बैचेस लिए हैं, जिन्होंने अपने आप को मई 21 अटेम्प्ट तक अपडेट कर रखा है, उनके लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट होने वाली है। अच्छा, किसी बच्चे ने बाय चांस अपने आप को मई 21 तक अपडेट नहीं कर रखा, फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट्स नहीं कवर कर रखी, तो मैं लिंक में मई 21 की इनकम टैक्स अमेंडमेंट वीडियोस जो बनाई थी, मैंने 3 अमेंडमेंट वीडियोस बनाई थी और नोट्स बनाए थे लगभग 70 पेजेस की। एक पूरी बुकलेट बना के दी थी मैंने, अमेंडमेंट बुकलेट मई 21 तक। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस और उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को एटलीस्ट फाइनेंस एक्ट 2020 तक 31 अक्टूबर 2020 तक अपडेट कर दें। उसी के बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, आपको ये जो अमेंडमेंट नोट्स हम जिनके थ्रू ये दो अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं, ये अमेंडमेंट नोट्स लेनी है तो इन अमेंडमेंट नोट्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ साथ ये अमेंडमेंट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल होंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए इंटर नॉलेज पोर्टल। आप टेलीग्राम की ऐप पर जाकर सर्च करेंगे सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको आगे के दिनों में जो भी हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे, जो भी हमारी मैराथन वीडियोस आएंगी, उनसे रिलेटेड फ्लो चार्ट्स, वो सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बच्चे बहुत सारे मैराथन के बारे में पूछ रहे थे कि क्या जैसे हर बार हर अटेम्प्ट के लिए हमारा मैराथन आता है तो इस अटेम्प्ट के लिए भी हम अपडेटेड मैराथन देंगे? द आंसर इज यस। अगले वीक से आपको मैराथन्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। जीएसटी की मैराथन सबसे पहले अगले वीक के अंदर आएगी एंड देन विल प्रोसीड विद इनकम टैक्स मैराथन। तो ये भी एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी जो मैं इस वीडियो के अंदर करना चाहता था। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने तो सर काफी दिनों से इनकम टैक्स रिवाइज नहीं किया, मुझे ये अमेंडमेंट वीडियो समझ में आएगी या नहीं, तो डोंट वरी, मैं जो भी अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा उससे पहले उसकी पूरा बैकग्राउंड नॉलेज भी दूंगा, साथ साथ इलस्ट्रेशंस वगैरह भी सब कराऊंगा। तो अगर आपने काफी समय से इनकम टैक्स रिवाइज नहीं भी किया तो चिंता वाली बात नहीं है। पहली अमेंडमेंट जिसके ऊपर हम टाइम लगाने वाले हैं वो है सैलरी चैप्टर से रिलेटेड। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं, ये अमेंडमेंट क्या आई थी। दिस अमेंडमेंट जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज समवेयर रिलेटेड टू वो अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने करी थी। अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट रिलेटेड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एनपीएस स्कीम। पहले एक बार प्रोविजन रिवाइज करते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्या टैक्सेबिलिटी होती है? तीन तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं हमारे, कौन कौन से? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पूरा का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल होता है, चाहे वो जितना मर्जी अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी पूरा का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, मगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने 12% ऑफ सैलरी की एक लिमिट लगा रखी होती है। 12% ऑफ सैलरी तक अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज नॉट टैक्सेबल। मगर 12% से ज्यादा का जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है उसे हम टैक्सेबल कर देते हैं। कहां पर? सेक्शन 17 रेड विद 4th शेड्यूल टू इनकम टैक्स एक्ट। तो 12% से ऊपर वाली सैलरी को टैक्सेबल कर देते हैं हम, 12% ऑफ सैलरी से ऊपर वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल कर देते हैं। यहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब वही सेम होता है जो आप एचआरए या अलग अलग प्लेसेस पे यूज करते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, ओनली दैट पार्ट ऑफ डियरनेस अलाउंस व्हिच इज कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड लास्ट में कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है जी। फिर बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्सेबिलिटी की बात करें, एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट के अंदर, वो पहली बात तो एम्प्लॉय के सैलरी हेड में फुली टैक्सेबल हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है। कितनी मिलती है? अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एनी नॉर्मल एम्प्लॉय, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में हम 14% ऑफ सैलरी जितनी डिडक्शन दे देते हैं। तो यहां पर एक तरह से एग्जेम्पशन नहीं है, पहले पूरा का पूरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस टैक्सेबल होता है सैलरी हेड में, ऑफ कोर्स सेक्शन 17 के अंदर, एंड उसके बाद हम डिडक्शन दे देते हैं। डिडक्शन के ऊपर लिमिट लगा रखी है 10% या 14% ऑफ सैलरी। यहां पे जो एनपीएस पर्पस के लिए 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के लिए सैलरी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां पे क्या आता है? बेसिक सैलरी आती है और डियरनेस अलाउंस आता है। डियरनेस अलाउंस का सिर्फ वही हिस्सा जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कंपटीशन में कंसीडर होगा। ध्यान देना, अनलाइक आरपीएफ यहां पर कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर सैलरी का पार्ट नहीं होती। तो ये तो हमने पहले टैक्सेबिलिटी पढ़ ली आरपीएफ और एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करी थी। क्या अमेंडमेंट करी थी? इसको हमने पूरा डिटेल में अपनी अमेंडमेंट वीडियो में डिस्कस किया था, या जो हमारी मेन क्लासेस थी उसमें डिस्कस किया था। बहुत सारे एम्प्लॉइज इस तरह के होते हैं जो जानबूझ के अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि आप हमारे प्रोविडेंट फंड में, आप हमारे एनपीएस में, और तीसरी तरह का एक फंड होता है सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इनमें कंट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि इनमें कंट्रीब्यूशन करने पे 12% ऑफ सैलरी या फिर 10% ऑफ सैलरी तक की एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलती है। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में भी एक जमाने में 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन मिलती थी, जो कि अब खत्म हो गई फाइनेंस एक्ट 2020 से। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज सैलरी कैश में ना लेकर अपने एम्प्लॉयर से कहते थे हमारे प्रोविडेंट फंड, हमारे एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में डाल दो ताकि वो हमारे हाथ में टैक्सेबल ना हो। इस सबको देखते हुए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती थी, वो लोग ऐसा करते थे, इसलिए 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 नाम का एक सेक्शन डाला गया, जिसके अंदर क्या बोला गया? अगर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, टू एनपीएस स्कीम एंड टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इन तीनों तरह के फंड या स्कीम में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है उसका टोटल कर दो। यदि वो टोटल पूरे साल में, हमारे प्रीवियस ईयर में 7,50,000, 7.5 लाख से ज्यादा का है, तो जो अमाउंट भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का 7.5 लाख से ऊपर का है वो हमारे हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7। इसके अंदर मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू कराया था कि यहां पर डबल टैक्सेशन भी कुछ हद तक पॉसिबल होती है, मगर लॉ ने इंटेंशनली डबल टैक्सेशन करी है क्योंकि वो चाहता है एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एग्रीगेट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन तीनों फंड में 7.5 लाख से ज्यादा हो तो हम 7.5 लाख से ऊपर वाले को भी टैक्सेबल करेंगे, एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअली इन दो टैक्सेबिलिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। साथ साथ इसको मैं फिर से जो इलस्ट्रेशन हमने अपनी क्लास में करी थी या जो अपनी लास्ट अमेंडमेंट वीडियो में करी थी वो फिर से इलस्ट्रेशन भी आपको कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, चिंता मत करो। मगर साथ साथ एक और सेक्शन भी था हमारा 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A, जो कहता था अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा का है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को तो टैक्सेबल कर दिया आपने 17 टू क्लॉज 7 में, मगर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में दैट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट और डिविडेंड जो आप उस फंड या स्कीम में कमा रहे हो विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अबव 7.5 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर वाला जो है उस पोर्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड लग रहा है हम उस इंटरेस्ट और डिविडेंड को भी क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। दिस वाज 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A। यहां पर मैंने अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं बताई, ये वो प्रोविजन है जो फाइनेंस एक्ट 2020 ले आया था। एक बार इसको याद करते हैं, रिवाइज करते हैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू। अगर एक पर्सन है जिसकी सैलरी लेट से 1 करोड़ रुपए है,
अभी मैं जान के अलग अलग कंपोनेंट नहीं दे रहा, बेसिक सैलरी डीए प्लस कमीशन, अदरवाइज आपको पता है प्रोविडेंट फंड के लिए हम बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन तीनों चीजें देखते हैं, एनपीएस के लिए बेसिक प्लस डीए देखते हैं। अभी के लिए मैंने मान लिया बेसिक सैलरी 1 करोड़ रुपए की है, उसका एम्प्लॉयर 12 लाख का क्या करता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, 10 लाख एनपीएस अकाउंट में करता है, और 2,50,000 कहां पे करता है, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में। इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? पहली बात, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12 लाख है और हमारा 12% ऑफ सैलरी भी कितना बनता है, 12 लाख ही बनता है, तो अलग से प्रोविडेंट फंड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अलग से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज अप टू 12% ऑफ सैलरी। सिमिलरली बात करूं, एनपीएस अकाउंट के अंदर एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 10% ऑफ सैलरी जितना किया है, तो पहले हम 10 लाख को एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करेंगे और उसके बाद इसी 10 लाख को एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 में डिडक्शन दे देंगे। अगर आपको याद हो, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आता था, एटीसीसीडी 1 आता था, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की जो एटीसीसीडी 2 में डिडक्शन मिलती थी वो 1.5 लाख के दायरे में नहीं आती थी, तो 10 लाख क्योंकि विद इन 10% ऑफ सैलरी है, पूरा का पूरा 10 लाख एटीसीसीडी 2 में अलाउ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, आरपीएफ का अमाउंट भी अलग से टैक्सेबल नहीं हुआ, एनपीएस का पहले जुड़ा फिर डिडक्शन मिल गई, एक तरह से वो भी टैक्सेबल नहीं हुआ, और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड की तो अलग से टैक्सेबिलिटी खत्म ही कर दी थी फाइनेंस एक्ट 2020 ने। पहले हुआ करती थी एक जमाने में 1.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता था, 1.5 लाख से ओवर एंड अबव टैक्सेबल होता था, अब अलग से कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के हिसाब से देखें, इन तीनों के एग्रीगेट कर लेते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन तीनों का एग्रीगेट 12 लाख प्लस 10 लाख 22 लाख हो गया, 22 लाख प्लस 2.5 24,50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 कहता है, अगर इन तीनों का एग्रीगेट 7.5 लाख से ज्यादा होगा, जो कि क्लियरली है, तो जो अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा है, कितना अमाउंट ज्यादा है, 17 लाख रुपए, हम 17 लाख रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर। 17 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा यहां पर एम्प्लॉय के हाथ में, क्योंकि इन तीनों फंड्स का एग्रीगेट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तीनों फंड्स के अंदर वो 7.5 लाख से ज्यादा है। साथ साथ 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या बोलेगा, आपके एम्प्लॉयर ने टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया, 24,50,000 का। अब इंटरेस्ट जो भी फंड है या स्कीम है उसके अंदर जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर देता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर देता है, वो पैसा बाहर इन्वेस्ट किया जाता है, उस इन्वेस्टेड पैसे के ऊपर या तो इंटरेस्ट कमाया जाता है या डिविडेंड कमाया जाता है। इसको हम अपने इस सेक्शन के लिए बोल रहे हैं एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन मतलब उस फंड में जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें जो भी कमाई होती है, चाहे इंटरेस्ट के रूप में होती हो या डिविडेंड के रूप में, एनुअल इंक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, पूरा नहीं, टू दी एक्सटेंट इट इज एट्रीब्यूटेबल टू 17 लाख का कंट्रीब्यूशन, 17 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाया है उसको भी 17 टू क्लॉज 7 में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्लास में हमारे डाउट ये आया था, मुझे अभी तक याद भी है, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर इस इंटरेस्ट को निकालेंगे कैसे। लेट अस सपोज मेरे उस प्रोविडेंट फंड के अंदर, मेरी उस एनपीएस फंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन पड़ा है, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन पड़ा है, एम्प्लॉयर ने पास्ट ईयर्स में जो कंट्रीब्यूशन किया है वो भी पड़ा है, और ये 24,50,000 भी कंट्रीब्यूट हुआ अलग अलग फंड्स में, जिसमें से 17 लाख टैक्सेबल है। हाउ डू आई कैलकुलेट कितना इंटरेस्ट और डिविडेंड 17 लाख से मिला है? तो उस समय मैंने बोला था इसका कोई प्रोसीजर नोटिफाइड नहीं है। यही अमेंडमेंट आई है कि इस इंटरेस्ट को निकालने का प्रोसीजर नोटिफाई कर दिया गया है। दिस इज द अमेंडमेंट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे अपनी बुक के अंदर कि ना सिर्फ 17 लाख टैक्सेबल होगा, 17 लाख से एट्रीब्यूटेबल जो इंटरेस्ट और डिविडेंड होगा जो हमें फंड के अंदर या स्कीम के अंदर मिला है, 17 लाख से एट्रीब्यूटेबल, वो भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। So not just the amount of employer contribution above 7.5 lakh, but also the interest and dividend attributable to it, both will be taxable. वो interest और dividend attributable to the amount taxed under 17 subsection 2 clause 7 कैसे निकाला जाता है, उसके लिए रूल 3B नाम का एक रूल आया है जो हमें पढ़ना है। ठीक है जी, अभी पढ़ते हैं उसको, टेंशन मत लो। पहले एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि यहां तक तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो। अमेंडमेंट तभी पढ़ेंगे ना जब पिछला प्रोविजन क्रिस्टल क्लियर हो। फिर से एक दूसरी इलस्ट्रेशन बनाई। लेट अस सपोज एम्प्लॉय की सैलरी 1 करोड़ रुपए है। अगेन मैंने बेसिक डीए वगैरह के चक्कर में नहीं डाला, अदरवाइज आपको पता है आरपीएफ के केस में बेसिक डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर तीनों चीजें कंसीडर की जाती हैं। एनपीएस में बेसिक और डीए कंसीडर किया जाता है, प्रोविडेंट फंड वाली कंट्रीब्यूशन क्या कहते हैं कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर वाली चीज कंसीडर नहीं की जाती। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 14 लाख रुपए, एनपीएस में किया है 11 लाख रुपए और सुपर एन्युएशन फंड में किया है 2.5 लाख रुपए।
टैक्सेबिलिटी क्या होगी। पहले इंडिविजुअली सोचो, आरपीएफ में 14 लाख का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एग्जेम्प्ट कितने तक होता है, 12% तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12% ऑफ सैलरी कितनी हो गई, 12 लाख। यानी ये जो 2 लाख का अमाउंट है, ये 17 सबसेक्शन के 2 के अंदर रेड विद 4th शेड्यूल, ये हमारा एनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अबव 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एनपीएस की बात करते हैं। 11 लाख का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। बट ध्यान देना, इस बार जब 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 लेने जाओगे तो 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी तक। 10% सैलरी मतलब 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख। तो अगर ध्यान से देखो, यहां पर 11 लाख आपकी इनकम में जोड़ा और 10 लाख डिडक्ट किया, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव 10% ऑफ सैलरी आपके हाथ में 1 लाख टैक्सेबल हो गया। सुपर एनुएशन फंड अलग से कुछ अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता, वो प्रोविजन ही हट गया जो कहता था 1.5 लाख से ऊपर का सुपर एनुएशन फंड को टैक्सेबल करो। तो सुपर एनुएशन फंड की अलग से कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अब हम देखते हैं 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या करेंगे, तीनों का एग्रीगेट कर देंगे। एग्रीगेट करते हैं, 14 प्लस 11 25 प्लस 2.5, हमारा टोटल बन गया 27,50,000 रुपए। 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या कहता है, वो कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख को टैक्सेबल कर दो। तो 27,50,000 में से 7,50,000 माइनस कर दो। 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में कितना अमाउंट टैक्सेबल हुआ, 20 लाख। ये चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी क्लास में कि यहां पर सम एलिमेंट ऑफ डबल टैक्सेशन हो रही है। क्यों डबल टैक्सेशन हो रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, पहले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2 लाख का टैक्सेबल हो चुका है क्योंकि वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा था। एनपीएस भी इन अ वे 11 ऐड हुआ, 10 लेस हुआ, 1 लाख का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो चुका है। क्यों, वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा था। एंड डिस्पाइट ऑल दिस स्टिल जब हमने तीनों का टोटल किया, क्योंकि वो तीनों का टोटल 7.5 से ज्यादा आ रहा था, हमने 7.5 से ऊपर वाला जो तीनों का टोटल बन रहा था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ऑल थ्री फंड्स, उसको भी टैक्सेबल कर दिया। तो यस देयर इज सम एलिमेंट ऑफ डबल टैक्सेशन, बट मैंने कहा था ये लॉ मेकर्स ने इंटेंशनली करी है, क्योंकि जो अमीर अमीर एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे यहां पर ये 1 करोड़ की सैलरी वाला है, ये जानबूझ के अपने एम्प्लॉयर को बोलते थे पहले कि हमें सैलरी कैश में मत पे करो, हमारे भी हाफ पर हमारे आरपीएफ में, एनपीएस में या सुपरएनुएशन फंड में डाल दो। और इस तरह से वो टैक्स को एग्जेम्प्ट करा जाते थे। हमने कहा अब तुम एग्जेम्प्ट नहीं करा पाओगे, तीनों में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर का होगा तो हम उस कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आई। साथ साथ ये तो था 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, इसके साथ साथ क्या चलता था, 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A, वो क्या कहता था, ये तीनों फंड के अंदर एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा इस साल। पास्ट ईयर्स में भी जो कंट्रीब्यूशन है और जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका होगा। इसके ऊपर ये जो फंड हमारा बना हुआ है, पास्ट ईयर की कंट्रीब्यूशन प्लस इस साल की एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है, टू दी एक्सटेंट इट इज एट्रीब्यूटेबल टू 20 लाख का अमाउंट जो हमने 17 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल किया है, टू दी एक्सटेंट इट इज एट्रीब्यूटेबल टू 20 लाख का अमाउंट हम क्या कर देंगे, 17 2 क्लॉज 7A में टैक्सेबल कर देंगे। दैट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट और डिविडेंड एक्रीशन जो फंड में हुई है इन तीनों में, टू दी एक्सटेंट दे आर एट्रीब्यूटेबल टू 20 लाख का अमाउंट। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, इस तरह से हम कैसे निकालें कि हमारा जो फंड के अंदर पूरे साल में हमने कमाया है, व्हाट पार्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज एट्रीब्यूटेबल टू 20 लाख का अमाउंट। पहली बात तो फंड 3 अलग अलग हैं, तीनों फंड के अंदर अलग अलग रिटर्न आ रहा होगा। किसी फंड के अंदर इंटरेस्ट मिल रहा होगा, किसी में डिविडेंड मिल रहा होगा, कुछ जगहों पे इक्विटी और डेट मिक्स खरीदा जाता है तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों आता है। तो सर तीनों के अंदर अलग अलग रिटर्न आ रहा होगा, हाउ डू वी कैलकुलेटेड, दिस इज द अमेंडमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट तो आपको प्रोविजन रिवाइज कराने में लगे बिफोर वी कुड स्टार्ट द अमेंडमेंट। अब पढ़ते हैं ये प्रोसीजर क्या आया। प्रोसीजर किस चीज का, how do you calculate the interest and dividend which is attributable to जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो चुका है। इसके लिए अमेंडमेंट निकाली गई थी 5 मार्च 2021 को। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन लाई और बाद में उस नोटिफिकेशन में जो चीज दे रखी थी वो रूल 3B के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब अगर आप प्रोसीजर देखोगे, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द amount of annual accretion by way of interest and dividend which is taxable under 17 2 clause 7A। पहली बार जब ये पूरा फॉर्मूला का पार्ट है, ये टर्म्स यूज कर रखे हैं और उन टर्म्स को डिफाइन कर रखा है। पहली बार जब आप देखोगे आपको लगेगा बाप रे पता नहीं क्या फॉर्मूला बना दिया इन्होंने, मगर इस फॉर्मूले को लॉजिकली सोचते हैं,
एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद बिल्कुल सिंपल लगेगा। बस ये ना हमारे टैक्सेशन लॉ बनाने वालों ने लिखा बड़े कॉम्प्लिकेटेड में है, बात बड़ी सिंपल करी है। आपने अपना अकाउंटेंसी वाला, आपने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला अपना दिमाग चलाना है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ये मेथड क्या किया है। चलिए एक बार समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से, फिर देखेंगे ये टर्मिनोलॉजीज क्या दे रखी है। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है 5 लाख रुपए का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है लेट्स से एक बार के लिए मैं मान लेता हूं 3 लाख रुपए का, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है 2 लाख रुपए का। यानी तीनों का एग्रीगेट कर दूं अगर मैं, तो 10 लाख रुपए का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इन टोटल। ठीक है जी। 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर क्या टैक्सेबल होगा, और 1 मिनट के लिए मैं मान रहा हूं ये जो 5 लाख है ये विद इन द लिमिट ऑफ 12% ऑफ सैलरी है, और ये जो 3 लाख है ये विद इन 10% ऑफ सैलरी है, तो 3 लाख जुड़ा होगा, फिर 80 सबसेक्शन 2 में ये लेस हो गया होगा। 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 की बात करें, वो कहता है जो एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन इन तीनों फंड को हुआ है टू द एक्सटेंट वो 7.5 लाख से ज्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर। अब निकालना है कि 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए के अंदर दैट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला एक्रीशन, एनुअल एक्रीशन इन तीनों फंड के अंदर हुआ होगा, तीनों फंड या स्कीम के अंदर एज द केस में भी हुआ होगा, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू 2.5 लाख रुपए। तो अब कैसे निकालें, 1 मिनट के लिए यहां पे मान के चलते हैं तीनों के अंदर एनुअल एक्रीशन आया होगा। अब देखो एनुअल एक्रीशन ना, पहली बात तो कुछ फंड ऐसे हैं जहां पे रेट फिक्स्ड होता है, जैसे आरपीएफ वगैरह के अंदर सरकार फिक्स रेट देती है कि इतने रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ जगह एनपीएस वगैरह के अंदर क्योंकि आपका पैसा स्टॉक्स और क्या कहते हैं डेट दोनों में इन्वेस्टेड होता है, तो आपको खुद को भी नहीं पता होता कि किस रेट से आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, रेट पता भी हो तो ये जो आरपीएफ और एनपीएफ या सुपरएनुएशन फंड में पैसा गया है ना, ये एक ही बार नहीं गया होता साल की स्टार्टिंग में, ये हर महीने एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पर कोई ऐसा एज सच रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होगा जिसको मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न निकाल सकते हो। वो अलग अलग दिन, क्योंकि हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया, किसी ने हर महीने की 5 तारीख को कंट्रीब्यूट किया, किसी ने हर महीने की 10 तारीख को कंट्रीब्यूट किया, तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट या रिटर्न कैलकुलेट हुआ होगा। लेट अस सपोज 1 मिनट के लिए मैं रफली मान के चलूं, इसके अंदर हमें 40,000 का रिटर्न मिला है, इसके अंदर हमें मिला है 32,000 का रिटर्न, और इसके अंदर हमें रिटर्न मिला है 18,000 का। तो हमें ये हमारे एनुअल रिटर्न है जो तीनों फंड के अंदर आए हैं। टोटल लगा देते हैं, टोटल हमारा 80,000 का रिटर्न आया है 10 टोटल इन फंड्स के अंदर। अब हमें ये 80,000 का रिटर्न नहीं देखना, हमें ये देखना है दैट पार्ट ऑफ द रिटर्न, दैट पार्ट ऑफ द एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो 2.5 लाख से एट्रीब्यूटेबल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये 80,000 का जो रिटर्न है, पहली बात तो हम इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। रेट ऑफ रिटर्न इसलिए निकालते हैं, तीनों के अंदर अलग अलग रेट से रिटर्न आया होगा, तो तीनों के रिटर्न का एग्रीगेट कर दो, पूरे साल में एनुअल एक्रीशन तीनों तरह की फंड और स्कीम के अंदर जो आया उसका टोटल कर दो, वेदर इट इज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। 80,000 का रिटर्न आया है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, जो कंट्रीब्यूशन गया। अब ये मत करना कि सर 10 लाख से डिवाइड करूं, क्यों, 10 लाख ना सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। क्या ये सिर्फ ये रिटर्न जो आया है ये सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे आया होगा या साथ साथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होगा? ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी आया होगा इसके अंदर। तो एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो भी आया, अच्छा ये रिटर्न जो आया क्या सिर्फ इसी साल के कंट्रीब्यूशन पे आया होगा या पास्ट ईयर्स के अंदर जो रिटर्न आया है वहां से भी आया होगा? तो ऑब्वियसली पास्ट ईयर का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस हमारा उस फंड के अंदर पड़ा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो भी उसके अंदर पड़ा होगा। तो हम जो डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड इससे मत कर देना जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इस साल हुआ है उससे मत करना, डिवाइड पता किससे करोगे, डिवाइड करोगे आप एवरेज बैलेंस इन दीज फंड्स या स्कीम्स। एवरेज बैलेंस इन दीज फंड्स एंड स्कीम्स क्यों करा, क्योंकि ये जो रिटर्न हमें 80,000 का मिला है ये सिर्फ इस साल के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या इस साल की एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिला, ये इस साल का कंट्रीब्यूशन जो प्लस पिछले सालों का ओपनिंग बैलेंस खड़ा है उन पे एग्रीगेट मिला। यहां तक समझ में आ रहा है? एवरेज बैलेंस कैसे निकालेंगे, आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस इन फंड्स के अंदर या स्कीम के अंदर टोटल बैलेंस कितना खड़ा था एज ऑन 1 अप्रैल 2020 यानी फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऐड कर दो क्लोजिंग बैलेंस जो इन फंड्स के अंदर है एज ऑन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर,
और डिवाइड कर दो 2 से। बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला तो निकालना आता ही होगा। अगर मुझे एवरेज फंड बैलेंस निकालना है, फंड के अंदर ऑन एन एवरेज कितना बैलेंस था, तो मैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को क्या कर दूंगा, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो इस चीज को करने से हमारा क्या मिलेगा, इस चीज से हमें पता लग जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिला है इन फंड्स के ऊपर। ऑन एन एवरेज हमने कितना रेट ऑफ रिटर्न कमाया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने फॉर्मूला में। अगर आप देखोगे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। व्हाट इज आर, अगर एक बार देखें, आर इज इक्वल टू, अगर देखो आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज मतलब फंड का एवरेज। आई रिप्रेजेंट्स अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड। मेरे एग्जांपल में मैंने यही किया, तीनों के ऊपर जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड पूरे साल में मिला है उसका टोटल निकाल लिया। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बन गया, पूरे साल में मिलने वाला एनुअल एक्रीशन आई। मैं इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या किया, आई को डिवाइडेड बाय किया फंड का एवरेज। फंड का एवरेज मतलब अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपरएनुशन, इन तीनों फंड का टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्लस अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपरएनुशन फंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और हमने कर दिया डिवाइड बाय 2। बेसिकली हमने क्या किया, सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज लिया है। अपने लिए लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज लिया है, क्योंकि ऑन एन एवरेज उसके बेसिस पर हम रिटर्न निकालना चाहते हैं। क्योंकि हर दिन वो बैलेंस बदल रहा होगा, हर महीने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर महीने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा होता है वो भी री इन्वेस्ट होता जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे साल में जो रिटर्न आया उसको मॉनेटरी वैल्यू ले ली, डिवाइड कर दिया एवरेज फंड बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज, इससे हमें आर निकल गया। आर इज हमारे इन तीन फंड्स में ऑन एन एवरेज कितना एनुअल रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इसका क्या करेंगे सर, अब हमें एवरेज रिटर्न मिल गया 80,000 डिवाइडेड बाय लेट से ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज बैलेंस ले लिया मैंने, एवरेज बैलेंस कर कर आके आया 25 लाख आया। मान लो मैं रफली फिगर ले रहा हूं, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर भी बताऊंगा। 25 लाख का मेरा एवरेज बैलेंस था इन तीनों फंड के अंदर, तो मेरा रिटर्न बना 3.2%। वैसे मैंने एग्जांपल इस तरह से बना दिया कि रिटर्न 3% आ रहा है, प्रैक्टिकली 3% नहीं आता, वो प्रैक्टिकली ज्यादा होगा। तो मुझे पता लग गया ऑन एन एवरेज मुझे इन मेरा जो पैसा इन्वेस्टेड है उस पर 3.2% का रिटर्न मिल रहा है। प्रैक्टिकली रेट ज्यादा होता है, बट अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.2% का रिटर्न। अब मुझे किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट को टैक्सेबल करना है, ये वाला अमाउंट, दैट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 25 लाख के अंदर होगा, क्योंकि 25 लाख का जो एवरेज बैलेंस लिया मैंने, 25 लाख का एवरेज बैलेंस लिया, उसके अंदर 10 लाख का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो इस साल का है, प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस पिछले सालों का कॉन्ट्रीब्यूशन सब पड़ा होगा। मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है मैंने, ये अप्लाई कर देना है ऑन दैट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच हैज बीन टैक्स्ड अंडर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, यानी दैट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख से ऊपर का है। तो हम क्या करेंगे, अब आपके दिमाग में आएगा सर हम 2.5 लाख के ऊपर 3.2% अप्लाई कर देंगे, यही दिमाग में आ रहा है। ये यहां पर अगर हम ऐसा कर दें, हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। यूजुअली मेरे भी दिमाग में जब आया ना, तो मैंने भी यही सोचा कि हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। एवरेज रिटर्न में तीनों फंड से पता लग गया, उस रिटर्न को हम 2,50,000 के ऊपर जो हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स किया हमने 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 उस पर अप्लाई कर देंगे। गलती यहां पर ये हुई, ये 2.5 लाख का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी साल की स्टार्टिंग में थोड़ा आ गया होगा, हर महीने धीरे धीरे करके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा ना इनमें। टोटल कंट्रीब्यूशन 10 लाख का किया धीरे धीरे, जिसमें से 7.5 लाख माइनस करके 2.5 लाख को टैक्सेबल किया। तो अगर आप 2.5 लाख के ऊपर 3.2% लगा दोगे तो ऐसा वो तब सही होगा अगर ये सारा कंट्रीब्यूशन साल की स्टार्टिंग में होता। ये साल की स्टार्टिंग में नहीं हुआ कंट्रीब्यूशन, ये हर महीने धीरे धीरे करके हुआ है। तो हमें यहां पर भी 2.5 लाख का ऑन एन एवरेज लेना है। जब आपको कोई पेमेंट धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे हो रही हो और उस पर एवरेज निकालना हो, तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने ये चीज करी भी होगी, जहां पर भी आपको कोई चीज पर मंथ जा रही है, कंट्रीब्यूट हो रही है, और आप उस पे ऑन एन एवरेज बैलेंस लेना चाहते हो, तो हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दैट अमाउंट which is taxable under 17 subsection 2 clause 7
इन द करंट प्रीवियस ईयर विच इज दैट अमाउंट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 7.5 लाख रुपए, उसको डिवाइड बाय 2 करो और उस पे जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला आर, उससे मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड बाय 2 क्लियर हो गया। डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 2.5 लाख का अमाउंट टैक्सेबल किया है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस 7.5 लाख से आया है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन साल की स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, हर महीने धीरे धीरे करके हो रहा है। तो हमने ऑन एन एवरेज निकालने के लिए क्या किया, इसका 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। ऑन एन एवरेज हमें पता लग गया इतना बैलेंस, इतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उस पे ऑन एन एवरेज रेट हमारा 3.2% वाला लगाया। इस तरह से हमारा क्या आ गया, दैट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो हमने कमाया है फंड पे, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू 2.5 लाख का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। डू यू गेट द पॉइंट और नॉट? यहां तक तो प्रोविजन सही सिंपल है। अच्छा, ये 2.5 लाख को हमने नाम क्या दे रखा है, 2.5 लाख का नाम हमने दे रखा है पीसी। पीसी का मतलब अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू आरपीएफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड सेक्रेटरी फंड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस साल 7.5 लाख से ऊपर का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो हमने 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल किया होगा, इस अमाउंट को डिवाइड बाय 2 कर दो एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर दो। ठीक है जी। यहां पर डिवाइड बाय 2 क्यों किया, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो अपने लिए समझने के लिए। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एनुअल एक्रीशन attributable to employer's contribution greater than 7.5 lakh taxed in this previous year. We have divided it by 2 so as to calculate average amount of employer's contribution. एवरेज निकालने के लिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया है, क्योंकि ये कोई अप्रैल के महीने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट हुआ होगा, मई के महीने में, जून के महीने में। जब पूरे साल का एवरेज लेना होता है तो पूरे साल का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो वो हमें ऑन एन एवरेज पता लग जाता है इतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा विच इज अबव 7.5 लाख रुपए। और उस पे हमने जो भी आर निकाला, आर क्या था, अभी फिर से देखो, आर था तीनों फंड में एनुअल रिटर्न हमें कितना आया इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में, डिवाइडेड बाय तीनों फंड के अंदर एवरेज बैलेंस क्या था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। वो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ गया उन तीनों फंड्स के अंदर या स्कीम के अंदर, उसको हमने अप्लाई कर दिया एवरेज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो रहा है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यही खत्म हो जाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा पोर्शन, ये वाला अमाउंट क्या है? यहां तक तो सर बिल्कुल समझ में आ गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो इस साल 7.5 लाख से ज्यादा था, उस पर आपने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई कर दिया जो आपको इन 3 फंड से आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन क्या है? मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 फंड्स हैं, मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइमलाइन से दिखा देता हूं। ये आपका प्रीवियस ईयर है 1/4/2020 से 31 मार्च 2021। इस फंड के अंदर आपने ड्यूरिंग इन तीनों फंड्स के अंदर टोटल आपने इस साल 80,000 कमाया। ठीक है जी। इस 80,000 ये सिर्फ 80,000 आपने इस साल जो कंट्रीब्यूशन हुआ उस पर थोड़ा कमाया होगा। पिछले सालों में ये हो गया 17-18, ये हो गया 18-19, ये हो गया 18-19-20, क्या इन सालों में भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहा होगा? क्या इन सालों में भी एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन दिया होगा? क्या इन सालों का भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? क्या वो भी फंड इसी में पड़ा होगा? बिल्कुल सर, इसी में पड़ा होगा। तो अब आपने ये तो कर लिया, एवरेज रिटर्न निकालने के बाद एवरेज रिटर्न आपने इस साल जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ है, इस साल के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे तो आपने एवरेज रेट दिखा दिया। मगर मुझे बताओ, पिछले सालों के अंदर भी तो हो सकता है कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ हो। पिछले सालों में भी 1 मिनट के लिए मान के चलूं, इस साल भी 10 लाख कंट्रीब्यूट किया था, इस साल भी 10 लाख, इस साल भी 10 लाख,
साढ़े सात माइनस करते जाओ, इस साल भी 2.5 लाख का ऐसा अमाउंट होगा जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ होगा। इस साल भी जो 2.5 लाख का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हुआ होगा। इस साल भी 2.5 लाख का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ होगा। एक मिनट के लिए भूल जाओ कि ये प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2020 से आया है। अभी एक मिनट के लिए भूल जाओ। किसी भी साल के अंदर पास ईयर का भी तो ऐसे बैलेंसेस होंगे जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा थे। क्या इनके ऊपर आप इंटरेस्ट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में उन ईयर में टैक्सेबल कर दिया होगा? बिल्कुल कर दिया होगा आपने। तो क्या इनके ऊपर भी ये 80,000 रुपए का इंटरेस्ट आया या नहीं आया? ये 80,000 का इंटरेस्ट इन बैलेंसेस पर भी आया। यस, ये ओपनिंग बैलेंस में खड़े थे। तो मुझे बताओ, पास्ट ईयर में जो आपका अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो चुका है, यानी कि मैं एक मार के मान के चलता हूं आपकी यहीं से जॉब स्टार्ट हुई थी, 2.5 7.5 लाख का अमाउंट, 7.5 लाख का अमाउंट अभी तक टैक्सेबल करवा चुके हो आप 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर पिछले सालों में, क्योंकि पिछले सालों में 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। क्या इसके ऊपर भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करना चाहिए? द आंसर इज यस। समझे क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे इस साल जो तुमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अबव 7.5 लाख किया उसको टैक्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आज तक का वो सारा इंटरेस्ट और एनुअल एक्रीशन जो इस साल हमने कमाया है ऑन ऑल द अमाउंट, इस साल जो एनुअल एक्रीशन कमाया 80,000 का, विच इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑल द अमाउंट जो 7.5 लाख से ऊपर था, हर साल टैक्सेबल हुआ। तो इस साल का तो आपने 2.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल कर दिया। क्या पास्ट ईयर्स के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में होगा उस पे भी लगाओगे या नहीं लगाओगे? द आंसर इज यस। इसका नाम हमने रख दिया PC1। जरा PC1 की डेफिनेशन देखो, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन in excess of 7.5 lakh to RPF, NPS and approved superannuation fund for any previous year commencing on or after 1st April 2020 up to the current previous year। ये यहां पर 2020 क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रोविजन आया 2020 से है। प्रैक्टिकली जब आप 2020 के कैलकुलेट करोगे तो ये पास्ट वाला आंसर निल आएगा। क्यों पास्ट वाला आंसर नहीं लाएगा? क्योंकि पास्ट में अगर 7.5 लाख से ऊपर का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया भी था तो भी कोई अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। वो इसलिए है क्योंकि ये प्रोविजन आया 1 अप्रैल 2020 के बाद है। अगर ये प्रोविजन पहले का होता तो हम पास्ट ईयर में भी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल हुए हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो सर जब ये पहले, यानी कि सर हमारे प्रीवियस ईयर 2021 में ये पास्ट वाला पीरियड रेलेवेंट नहीं होगा? यस, पहले साल, क्योंकि ये 2020 पहला साल है जब ये प्रोविजन आया है, तब ये आंसर हमेशा निल आएगा क्योंकि पास्ट ईयर में कोई भी अमाउंट हमने 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल नहीं किया। बट आगे देखना, जब आप 21-22 में कैलकुलेशन करोगे, जब इसमें 21-22 में कैलकुलेशन करोगे, जब 22-23 में कैलकुलेशन करोगे, तो जो अमाउंट आपका 20-21 में टैक्सेबल हो चुका है 2.5 लाख, जो अमाउंट आपका 21-22 में 2.5 लाख का टैक्सेबल हो चुका है, क्या उनको भी 22-23 की कंपटीशन में कंसीडर करोगे जब आप 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 लगा रहे हो? द आंसर इज यस, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ना इन फंड्स में कंपाउंड होता जाता है। तो सिर्फ करंट ईयर के कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिलता, पास्ट ईयर के कंट्रीब्यूशंस पे भी मिलता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या किया है, पास्ट में जो कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा के थे, जिनको हमने 17 टू क्लॉज 7 में टैक्सेबल कर दिया था, उनके ऊपर भी हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लगाया है, उनके ऊपर भी आर को अप्लाई करा है। मगर ये पहले साल प्रीवियस ईयर 2021 के लिए रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि 2021 वो पहला साल है जब 17 टू क्लॉज 7 लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट ईयर में कुछ भी 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ ही नहीं हुआ होगा। मगर ये सिर्फ आपके लिए सहूलियत है कि आपको पास्ट के ऊपर कोई नहीं निकालना। अच्छा सर, PC1 तो समझ में आ गया। PC1 हो गया पास्ट ईयर्स के अंदर जो भी अमाउंट 17 टू क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ होगा एग्रीगेट, वो हमारे लिए नॉन अभी निल है क्योंकि हम 20-21 हमारा ईयर। बट अगर आप कल को 22-23 में कैलकुलेशन करोगे, 23-24 में करोगे, 24-25 में कैलकुलेशन करोगे तो पास्ट ईयर आ जाएगा। सर ये TP1 क्या है? TP1 ये है, मुझे एक बात बताओ, इन सालों में अगर थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन सालों के अंदर ये 17 टू क्लॉज 7 टैक्सेबल हुआ होता तो क्या इन सालों के अंदर 17 टू क्लॉज 7A भी आया होता? यानी इन सालों में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट या एनुअल एक्रीशन होती जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अबव 7.5 लाख है। तो
लास्ट ईयर्स के अंदर जो इंटरेस्ट ऑलरेडी टैक्सेबल कर दिया है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A के अंदर, उसको भी कंसीडर करोगे क्योंकि वो भी हमारे ओपनिंग बैलेंस में जुड़ा होगा। तो उसको हमने नाम कितना दे दिया, TP1। TP1 मतलब एग्रीगेट ऑफ परक्विजिट अंडर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A, जो हमने पास्ट ईयर्स के अंदर टैक्सेबल कर दिया है अप टू द करंट प्रीवियस ईयर। दिस पॉइंट, जो ये पूरा पॉइंट है, PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाइड बाय R, दिस रिप्रेजेंट्स पास्ट ईयर में जो अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो चुका है, पास्ट ईयर्स में जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में टैक्सेबल हो चुका है, वो क्योंकि हमारे फंड के अंदर ही पैसा पड़ा है, उसके ऊपर भी हमने एनुअल एक्रीशन इस साल कमाया है, उस पार्ट को भी हम कंसीडर करेंगे 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A इस साल का निकालने में। ये वाला पॉइंट समझने वाला है मेरे हिसाब से। ये वाला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आएगा जो फाइनेंशियली सोच पा रहा है, जो इमेजिन कर पा रहा है कि आपके फंड में पास्ट ईयर के भी बैलेंस पड़े हैं, तो पास्ट ईयर में जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में और 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट टैक्सेबल हो चुका है, वो भी तो आपके ओपनिंग बैलेंस में पड़ा होगा, उस पे भी तो आपको इंटरेस्ट निकालना चाहिए। मगर ये वाला पोर्शन ना, अगर अच्छा किसी बच्चे को समझ में आ पाया तो बहुत बढ़िया बात, इलस्ट्रेशन से अभी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा तो प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए तो मौज है, क्योंकि ये वाला पोर्शन 20-21 में नहीं होगा, क्योंकि 20-21 पहला साल है, तो 20-21 में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। इस साल जो तुमने कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर किया है, सिर्फ उसी के ऊपर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो। पास्ट ईयर्स में कोई अगर 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन हुआ भी होगा, तब 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 था ही नहीं, तो दिस पोर्शन वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 20-21। एक बार यहां पर लिख लो, फिर इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो इस अमाउंट को, देखो दिस रिप्रेजेंट्स एनुअल एक्रीशन attributable to amounts already taxed under section 17 subsection 2 clause 7 and 17 subsection 2 clause 7A in past previous years। ठीक है, फॉर प्रीवियस ईयर 20-21 this part of calculation will be nil। this part of calculation will be nil। आई एम श्योर आप में से काफी बच्चे जो अभी इस समय देख रहे हैं उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। एक बार एक आधी इलस्ट्रेशन देखते हैं, देन यू विल डेफिनेटली फील कंफर्टेबल। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ। ये स्टैट्यूटरी अपडेट जो आईसीआई की आई है वहीं से इलस्ट्रेशन लिया है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया है 8.5 लाख रुपए टू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 टुवर्ड्स आरपीएफ। एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड का चक्कर डाला ही नहीं, उन्होंने एक ही फंड दिया है, बाकी दोनों फंड उनका है ही नहीं। एक बार के लिए 8.5 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है, और क्वेश्चन में बताया नहीं है, बट लेट अस एज्यूम इट इज अप टू 12% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन ने वो वाला एंगल समझाया ही नहीं कि 12% ऑफ सैलरी से ऊपर होता तो इसको टैक्सेबल कर देते, बट मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमें सैलरी बतानी रखी, लेट्स अज्यूम दैट ये 12% ऑफ सैलरी के लिमिट के अंदर है, यानी इंडिविजुअली तो आरपीएफ कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखते हैं 8.5 लाख का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 लगाएं तो हमारा एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन उन तीन फंड का 7.5 लाख से ज्यादा का हो तो हम टैक्सेबल कर देते हैं। यहां बाकी दोनों फंड नहीं है, सिर्फ आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन को चेक करें, 8.5 लाख माइनस 7.5 लाख, 1 लाख के अमाउंट को हम टैक्सेबल कर देंगे 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो कोई समझने वाली चीज थी नहीं, है तो हमें ऑलरेडी पता था। अब देखते हैं इस पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। मिस्टर ए ऑल्सो मेड एन इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, 8.5 लाख एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं तो एम्प्लॉय ने भी कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। बैलेंस इन आरपीएफ एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, 32 लाख का बैलेंस था स्टार्टिंग में, लास्ट वाला बैलेंस बताया नहीं, चिंता मत करो, लास्ट वाला बैलेंस खुद निकाल लेंगे।
क्लोजिंग बैलेंस ना भी बताए हम खुद निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस बता दिया ना, उसने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बता दिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बता दिया। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ है वो कितना हुआ है 344,250 का। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अंडर 17(2) क्लॉज 7 वो तो निकाल दिया, एंड अमाउंट टैक्सेबल अंडर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 है, ये हमें निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप एवरेज बैलेंस निकालो, एवरेज बैलेंस निकालना है। इसको ना लैंग्वेज वही यूज कर देते हैं, फंड एवरेज, सेम वर्ड यूज कर देते हैं जो हमारे फॉर्मूले में यूज है, एवरेज बैलेंस इन द फंड। एवरेज बैलेंस इन द फंड कितना होता है? ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? ओपनिंग बैलेंस हमें पता है कितना दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 32 लाख। क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कहां से निकालें? क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताओ क्या होगा, अगर हम खुद सोचें क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा फंड के अंदर? 32 लाख का ओपनिंग बैलेंस था। एम्प्लॉय, ये तो कोई ये पैसा लास्ट तक निकाला तो जाता नहीं है, तो ये मत बोलना पैसे निकाल लिए होंगे। अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस ये पैसा विड्रॉ नहीं होता। तो हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.5 लाख का हुआ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 8.5 लाख का हुआ। एम्प्लॉयर ने भी 8.5 लाख कंट्रीब्यूट किए ड्यूरिंग द ईयर, एम्प्लॉय ने भी 8.5 लाख कंट्रीब्यूट किए, और साथ साथ 3,44,250 रुपए का इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट या डिविडेंड जो एनुअल एक्रीशन मिली है ये भी तो फंड में जुड़ गई होगी ना। इसको भी जोड़ने जुड़ाने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस कम्स आउट टू 52,44,250। दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस इन द फंड। ठीक है जी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर देते हैं, ये 32 लाख मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। एवरेज बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा? एवरेज बैलेंस इन द फंड हमारा आ गया 42,22,125। ऑन एन एवरेज इस साल हमारे फंड में कितना बैलेंस था? 42,22,125। ओपनिंग बैलेंस 32 था, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिया 52 लाख होगा, ऑन एन एवरेज 42 लाख था। अच्छा, हमारा रिटर्न कितना आया? 344। तो ऑन एन एवरेज हमें रिटर्न कितना मिला? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर नीचे निकाल रखा है टेबल में, आप देख लेना, मैं यहां निकाल रहा हूं। आर इज इस साल जो रिटर्न आया हमारा डिवाइडेड बाय इस साल ऑन एन एवरेज बैलेंस कितना था? 3,44,250 डिवाइडेड बाय 4222,125, ये हमारा बन गया 0.0815, यानी बोल सकते हो 8.15% का ऑन एन एवरेज हमने फंड से रिटर्न लिया। आई थिंक यहां तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी कि इस फंड से ऑन एन एवरेज 8.15% रिटर्न लिया। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का हमने एवरेज ले लिया, क्लोजिंग नहीं पता था तो हमने खुद निकाल लिया, 8.15% का एवरेज रिटर्न आया। अच्छा, अब मुझे बताओ 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 वाला अमाउंट अगर निकालना है तो आपको ये एवरेज रिटर्न किस पे अप्लाई करना पड़ेगा? That part of the employer contribution which has been taxed under 17 subsection 2 clause 7। 8.5 लाख पे मत निकाल देना, 8.5 लाख माइनस 7.5 लाख, 1 लाख का वो अमाउंट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विच इज अबव 7.5 लाख, तो उसके ऊपर ये रेट अप्लाई करेंगे। बट पूरे 1 लाख पे भी अप्लाई मत करना, क्योंकि ये एक ही बारी में स्टार्टिंग में नहीं कंट्रीब्यूट हुआ होगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जो हमने ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द एनुअल एक्रीशन जो हमने उस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कमाया है जो हमारा 7.5 लाख से कम है इस साल के अंदर। इस साल 8.5 लाख का कंट्रीब्यूशन था, 7.5 लाख से ऊपर 1 लाख का कंपोनेंट है। 1 लाख ऑन एन एवरेज 1 लाख डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि 1 लाख एक ही बारी में कंट्रीब्यूट नहीं हुआ था, धीरे धीरे पूरे साल में हुआ था। तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जो आर की वैल्यू ऑन एन एवरेज हमने फंड के ऊपर कमाया। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 20-21 का क्वेश्चन है, क्या किसी पास्ट ईयर के अंदर, क्या किसी पास्ट ईयर में 19-20, 18-19 में क्या कुछ भी 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में या 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए में टैक्सेबल हुआ होगा? आंसर इज नो, कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। तो हमने ये वाला जो पोर्शन है उसको निल कर दिया, जो टीपी1 और पीसी1 है उसको निल कर दिया। पीसी1 क्या है? दैट परक्विजिट जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में पास्ट ईयर्स में टैक्सेबल हुआ था। टीपी1 क्या है? वो इंटरेस्ट जो पास्ट ईयर्स में 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ था, क्योंकि पास्ट ईयर में ये प्रोविजन था ही नहीं,
इसलिए हमने इस पोर्शन को क्या ले लिया है, नील ले लिया है। और आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2021 के लिए आएगा तो आपके इस पोर्शन का अमाउंट नील ही होगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4077। ठीक है जी, जिस बच्चे ने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है उसको तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिस बच्चे ने, जो बच्चा दिमाग लगा रहा है, वो कह रहा है सर ये पोर्शन निल हो गया क्योंकि बाय चांस प्रीवियस ईयर 2021 है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने स्पेस खाली छोड़ रखा है। लेट अस कंटिन्यू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को 21-22 कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम में 21-22 से रिलेटेड पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस करा रहा हूं, क्योंकि 2021 पहला साल था तो आपका TP1 और क्या कहते हैं PC1 निल आ रहा था। अब अगले साल तो निल नहीं आएगा ना, तो जस्ट फॉर नॉलेज अगले साल इसकी कंपटीशन कैसे होगी डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज लिखो, जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है उनके लिए तो क्वेश्चन खत्म हो गया, मगर जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उनको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लेट अस सपोज इन प्रीवियस ईयर 21-22, इन प्रीवियस ईयर 21-22 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF is let's say 10 लाख रुपए। एम्प्लॉई ऑल्सो contributes same amount, employee also contributes same amount, annual accretion during previous year 21-22 is let's say कितना है, इस साल कितना था, 3,44,000 था ना, तो अगले साल क्योंकि बैलेंस पिछला भी इकट्ठा हो गया होगा, अगले साल ले लेता हूं मैं 5,45,000 ले लेता हूं। मैंने ऐसी कोई रैंडम फिगर ले ली, 5,45,000 की एनुअल एक्रीशन है लास्ट नेक्स्ट ईयर। फाइंड आउट अमाउंट taxable under section 17 subsection 2 clause 7 and 17 subsection 2 clause 7A in previous year 21-22। ठीक है, सॉल्यूशन 21-22 का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज ये प्रोविजन नॉलेज के लिए भी रखना है ना यार, सिर्फ एग्जाम के लिए थोड़ा पढ़ाई करते हैं टैक्स की, सीए बनना है, आगे क्लाइंट्स का काम करना है नहीं करना, तो उस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगले साल ये क्वेश्चन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ परक्विजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, ये तो बिल्कुल आसान है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, अच्छा मैं एज्यूम कर रहा हूं 12% ऑफ सैलरी की विद इन लिमिट है, तो अलग से उसको टैक्स करने की सोचना मत, सीधा 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 देखते हैं। कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, 10 लाख। 7.5 लाख से ऊपर अमाउंट कितना है, 2,50,000। तो नेक्स्ट ईयर 2,50,000 का अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल होगा। अब कैलकुलेट करते हैं एनुअल एक्रीशन, एनुअल एक्रीशन taxable under section 17 subsection 2 clause 7A for previous year 21-22। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा फॉर्मूला रटवाने की जगह मैं इसको साथ साथ एक टाइमलाइन में बना देता हूं। जो जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस लिया उनको पता होगा, जिंदगी में कुछ समझ में ना आए तो टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन से आपको शायद लॉजिकली ये चीज समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा, 1,4,2 को 32 लाख रुपए। फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए और ये बन गया 52,44,250 और ये हो गया 31 मार्च 2022। यहां पर ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 लाख, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 लाख, और साथ साथ एनुअल एक्रीशन कितनी हुई है, एनुअल एक्रीशन हुई है कितने की, 5,45,000 की। ठीक है, और टाइमलाइन से सबको समझ में आ जाएगा। और इस साल हमारा क्या हुआ था, इस साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.5 लाख का। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी कितना हुआ था, 8.5 लाख का,
और एनुअल एक्रीशन कितना हुआ था 3,44,250 का। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जितनी फिगर्स हैं वो हमारे सामने एक साथ टाइम लाइन पे लोकेटेड है। हमें क्या करना है, पिछले साल का तो जो करना है कर लिया, इस साल का देखना है। इस साल एक एक करके निकालते हैं, फॉर्मूले वाइज भी चलेंगे और साथ साथ लॉजिकली भी सोचेंगे। हमारा अमाउंट टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए। फॉर्मूला लगा देते हैं, इस साल कितना अमाउंट टैक्सेबल परक्विजिट बनेगा। फिगर्स में वैल्यू वाइज सेम लेता हूं जो हम यहां पे यूज करते हैं। पीसी इस साल परक्विजिट कंप्यूटेशन हमारी पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस पास्ट ईयर्स के अंदर पीसी 1 और टीपी 1। पास्ट ईयर में पीसी 1 का मतलब क्या है, पास्ट ईयर के अंदर जो अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर टैक्सेबल हुआ है और पास्ट ईयर में जो अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए में टैक्सेबल हुआ है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आर से। ठीक है, अब जरा कंप्यूट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस निकाल के वर्किंग नोट। सबसे पहले आर को कंप्यूट करते हैं। आर इज इक्वल टू एनुअल एक्रीशन, एनुअल एक्रीशन यानी कि आई डिवाइडेड बाय एवरेज फंड बैलेंस। एवरेज फंड बैलेंस यानी हमारे यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, एफ, एवरेज। एनुअल एक्रीशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई है, 5,45,000 की। ठीक है, एवरेज बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस था 5244,250 प्लस क्लोजिंग बैलेंस अभी निकालना है, यहां पर निकाल लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हम खुद ही निकाल लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में पता नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस था 544250 प्लस 10 लाख का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 10 लाख का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 5,45,000 रुपए का एनुअल एक्रीशन। हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 77,89,250, 77,89,250। अब जरा एवरेज बैलेंस निकालो, एवरेज बैलेंस ये हमारा हो जाएगा एवरेज बैलेंस। एवरेज बैलेंस कितना निकल के आया, 5244,250 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज बैलेंस कम्स आउट टू, इस अमाउंट को निकालेंगे 6516750, 6516750। तो अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना, 5,45,000 डिवाइडेड बाय 65 लाख 16,750। हमारा एवरेज आया इस बार 0.0836, यानी आप बोल सकते हो 8.36%। दिस इज द ऑन एन एवरेज रिटर्न जो हमने इस साल कमाया है। ध्यान देना, ये जो हमने फंड बैलेंस में कमाया है, इसमें ओपनिंग बैलेंस में पिछले सालों का कंट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व है, इस साल का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इस साल का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सब कुछ इंक्लूडेड है। अब इस पे क्या करेंगे, इस साल ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साल हमारे हाथ में 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में क्या अमाउंट टैक्सेबल हुआ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट सालों के अंदर कितना अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में और 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए में टैक्सेबल हो चुका है। उस पे भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला अमाउंट भी हमारे जो ओपनिंग बैलेंस है 52,44,250 में, क्या उसमें इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस। कैसे, जरा इसके अंदर देखो ना, इसके अंदर लास्ट ईयर एम्प्लॉयर ने 8.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे थे, हमने 1 लाख रुपए टैक्सेबल करे थे लास्ट ईयर। तो क्या वो 1 लाख रुपए जो लास्ट ईयर टैक्सेबल हुए थे, क्या वो इस पीसी 1 ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है या नहीं है? बिल्कुल। 52 लाख में क्या हमने 8.5 लाख को जोड़ा है, और इसी 8.5 लाख में वो 1 लाख रुपए है जो हमने लास्ट ईयर टैक्सेबल किया था 17 क्लॉज 7 में। सिमिलरली इसके अंदर हमने पूरा इंटरेस्ट जोड़ रखा है 3,44,250 का। क्या इसके अंदर वो 4077 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है जो लास्ट ईयर हमने टैक्सेबल किया था? लास्ट ईयर कितना था, 4077 ही निकल रहा है ना। हाँ, 4077 का जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट बनता था, क्या वो भी इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस। तो 4077
प्लस 1 लाख, उस पे रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो इस बार का 8.36%, और इस बार का हमारा अमाउंट कितना टैक्सेबल हो रहा है 2.5 लाख, ऑन एन एवरेज है तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8.36%। दिस इज आवर आंसर। पहला पार्ट हमारा आंसर बनता है 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 इज 125,0836, दिस इज 10,450 प्लस ये बनेगा 1 लाख प्लस 4077 मल्टीप्लाइड बाय 0836, लगभग 8701। तो आंसर आ गया दिस इज 19151। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द अमाउंट टैक्सेबल अंडर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A फॉर द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। अब जरा ध्यान से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपने नोट डाउन कर लिया कि हमने किया क्या, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम किया। इस साल 2.5 लाख का अमाउंट 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ था, उसका ऑन एन एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया और उसको एवरेज रिटर्न जो इस साल फंड से कमाया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। 20-21 में जो हमारा मेन सॉल्यूशन था वहां पर भी यही किया, 21-22 में भी यही किया। मेन एक्स्ट्रा क्या आया जो 20-21 में नहीं था और 21-22 में आ गया, ये वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया। ये वाला कंपोनेंट का लॉजिक क्या है, हमारे फंड के अंदर जो ये 5,45,000 कमाया है, ये हमने सिर्फ इस साल के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे नहीं कमाया, इसमें पास्ट ईयर के कंट्रीब्यूशंस भी जुड़े हैं। ओपनिंग बैलेंस यानी ये जो 52,44,250 है, इसके ऊपर भी रिटर्न कमाया गया है, और इसी 52,44,250 के अंदर इंक्लूडेड है वो अमाउंट जो पास्ट ईयर्स के अंदर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्स हो चुके हैं। पास्ट ईयर में 1 लाख का अमाउंट था जो प्रीवियस ईयर 20-21 में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। सिमिलरली पास्ट ईयर के अंदर 4,077 रुपीज जो हमने कैलकुलेट किया 20-21 के लिए, ये वो अमाउंट है जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। इनके ऊपर भी तो इस साल रिटर्न आया है 5,45,000 का। तो 5,45,000 का वो पोर्शन जो इन दोनों अमाउंट के ऊपर एट्रीब्यूटेबल है 1 लाख और 4077, क्या वो भी हमारा इस बार 17 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल होना चाहिए? द आंसर इज यस। लॉजिकली सोचो, क्योंकि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा है, इसलिए सरकार ने ना प्रोविजन बड़े दिमाग से बनाया है। उस जो हमारा फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले के 2 पार्ट्स बना दिए हैं जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा था। फॉर्मूले का पहला पार्ट कहता है पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी इस साल जो तुम्हारे हाथ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अबव 7.5 लाख है, उसके ऊपर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो फंड का। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि इस साल आपने धीरे धीरे करके अमाउंट कंट्रीब्यूट किया होगा। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाइड बाय आर, PC1 इज वो अमाउंट जो पास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, और TP1 इज दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट अमाउंट ऑफ एनुअल इक्रीशन जो पास्ट प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में। क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इस साल हमारे ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड थे, तो इस पे इस साल भी एनुअल रिटर्न कमाया गया। तो दैट पार्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न जो इस साल कमाया गया, मेरे एग्जांपल में 5,45,000, व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू जो लास्ट ईयर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और लास्ट ईयर 17 सबसेक्शन 2 7A में टैक्सेबल हुआ था, उस पे भी इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होनी चाहिए। दैट इज गिवन बाय द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। और इस सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूले की प्रीवियस ईयर 20-21 में हमें चेकिंग क्यों नहीं करनी? क्योंकि प्रीवियस ईयर 20-21 वो पहला साल है जब 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और क्लॉज 7A आए हैं। 19-20-18 में यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा हुआ भी होगा तो भी कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। इसलिए 20-21 का क्वेश्चन करते समय हमने उस पोर्शन को निल लिया। तो तुम 20-21 वाले बच्चे बड़े लकी हो, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें एक पार्ट ही निकालना है, दूसरा पार्ट निकालना ही नहीं है। मगर 21-22 में, 22-23 में कहानी बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर एक डाउट आता है बच्चों का। डाउट क्या आता है मैं सुनाता हूं। बच्चे बोलते हैं सर ये करंट ईयर में जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न लगा रहे हैं। एंड ये पास्ट ईयर्स में जो ऑलरेडी 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में एंड 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में टैक्सेबल हो चुका है, उस पे एनुअल रिटर्न निकाल रहे हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। सर इसमें डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं किया? व्हाई नॉट डिवाइडेड बाय 2?
वाई नॉट, इसको भी तो डिवाइड बाय 2 करना था। अब ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब आप अभी भी रट्टा मार रहे हो, आपने समझा नहीं है। डिवाइड बाय 2 हमने पहले पार्ट को क्यों किया? डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि इस साल जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो ओपनिंग एक ही बारी में स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, धीरे 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 पर मंथ हो रहा था, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया ताकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को एवरेज बैलेंस पे लगाया जाए। मगर जो पास्ट ईयर्स के, पास्ट ईयर में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या पास्ट ईयर में इंटरेस्ट जो टैक्सेबल हो चुका है, जब उस पर रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे वो तो ओपनिंग बैलेंस में ऑलरेडी खड़ा है ना, उस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस। तो उसको डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं किया। बात समझ में आई? डिवाइड बाय 2 पहले वाले कंपोनेंट को इसलिए किया क्योंकि इस साल हमने धीरे धीरे करके कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट लगाना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो पास्ट ईयर का 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 है और पास्ट ईयर का 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए है, वो ओपनिंग बैलेंस में ऑलरेडी खड़ा है, उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा होगा, इसलिए डिवाइड बाय 2 नहीं किया। क्लियर है? अच्छा, अब कोई बच्चे के अंदर और क्यूरियोसिटी आ रही है, सर अगले साल क्या होगा? अगर अगले साल मान लो, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन कंटिन्यू करें, प्रीवियस ईयर 2022-23 में 1 मिनट के लिए मैं मान के चलूं, एनुअल एक्रीशन हुई 8,80,000 रुपए की, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मान लो 1 मिनट के लिए है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगले साल हमारा 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं 10,50,000 का है, तो क्या करेंगे? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करने की कोशिश करते हैं। अगले साल क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बनेगा? ये हमारा इस बार का क्लोजिंग बैलेंस है 77,89,250 प्लस 10.5 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, 10.5 लाख एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? फिर इसके अंदर एनुअल रिटर्न 8.8 लाख का हुआ, क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बना? 77,89,250 प्लस 10,50,000 प्लस 10,50,000 प्लस 8,80,000, ये बन के आएगा हमारा 10,76,000, नहीं गलत कर दिया मैंने, 77 लाख है ना, तो ये बन गया 1,07,69,250। और एवरेज बैलेंस अगर मैं निकालूं तो निकल के आता है 77,89,250 ऐड कर दिया डिवाइड बाय 2, एफ एवरेज अगले साल आएगा 92,79,250। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालूं तो 880 डिवाइडेड बाय 92,79,250। नेक्स्ट ईयर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 9.48%। अब नेक्स्ट ईयर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न किस किस पे निकालेंगे? नेक्स्ट ईयर जो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 9.48%, पहले नेक्स्ट ईयर देखते हैं कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 10.5 लाख का। अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 948%, ठीक है? ये तो हो गया नेक्स्ट ईयर का जो परक्यूजिट बन रहा था 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, उसका एवरेज कर लिया और रेट निकाल दिया। साथ साथ पास्ट सालों के अंदर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में अभी तक कौन कौन सा अमाउंट टैक्सेबल हुआ है? प्रीवियस ईयर 20-21 में टैक्सेबल हुआ था 1 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्सेबल हुआ था कितना अमाउंट? 2,50,000। तो अभी तक टोटल 3,50,000 का अमाउंट है जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हो चुका है। और इंटरेस्ट की अगर बात करूं, पहले साल इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था 20-21 में 4,077 का, 21-22 में इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था कितना निकाला था हमने? 19,151। ये पास्ट ईयर लगा के इस पे ऑन एन एवरेज नेक्स्ट ईयर का रेट लगा देंगे 9.48%। आर वी क्लियर हियर? मैंने 21-22 और 22-23 का प्रोविजन सिर्फ एक्स्ट्रा इसलिए कराया ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आप समझ लोगे तो आप फॉर्मूला रटोगे नहीं। अदरवाइज 20-21 में आपके पास सहूलियत ये है क्योंकि पास्ट ईयर में ये प्रोविजन टैक्सेबल नहीं हुआ था, तो 20-21 का सॉल्यूशन आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सिर्फ करंट ईयर का 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में जो टैक्सेबल हुआ है उसी पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लगाना है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और मैंने डाला है यहां पर, एक क्वेश्चन और डाला है। ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा? जो लेटेस्ट मई 2022 का आईसीआई स्टडी मटेरियल आया है उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 21-22 के हिसाब से डाला है उन्होंने, मगर मैंने क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करके ये क्वेश्चन पहले 20-21 का बना दिया,
पहले 20-21 के हिसाब से करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा और 21-22 से करेंगे। एक बार आखिरी प्रैक्टिस फिर से करते हैं इस क्वेश्चन की, देन मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। इस प्रोविजन में थोड़ा सा टेक्निकल प्रोविजन है, मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, इसलिए 2 इलस्ट्रेशन तो करनी बनती है। जल्दी से रीड कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। Mr. X is appointed CFO of ABC Limited in Mumbai on 1/5/2019। लास्ट ईयर की बात चल रही है, तब उसने अपॉइंट किया गया था। उसकी बेसिक सैलरी है 5,50,000 पर मंथ। उसको 10% DA भी मिलता है एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर एम्प्लॉयर्स क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन बता रखा है, डायरेक्टली अमाउंट नहीं बताया, आपको बेसिक प्लस DA करके निकालना पड़ेगा। साथ साथ कंपनी भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा। एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1/4/2020, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कंप्यूट द परक्विजिट वैल्यू। अब देखो लास्ट इलस्ट्रेशन में और इस इलस्ट्रेशन में फर्क पता क्या है? लास्ट इलस्ट्रेशन में एनुअल एक्रीशन बता रखा था, क्लोजिंग बैलेंस हम खुद निकालते थे। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बता दिया, एनुअल एक्रीशन ही नहीं बताया फंड के अंदर कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे एनुअल बैलेंस। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कितना किया वो हम निकाल लेंगे 11% करके। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी दैट विल बी द एनुअल एक्रीशन। बस यही चीज है जहां पर आईसीआई बस एक मिसिंग फिगर छोड़ रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप निकाल लोगे। मतलब कोई तुक नहीं है मेरे हिसाब से, सारा मतलब टैक्स पढ़ रहे हैं यार, हमें ना सारी फिगर्स दे दो, फालतू में एक फिगर मिसिंग करके पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हो। बट आईसीआई के एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वालों का दिमाग मुझे नहीं पता था क्या चलता है, तो वो पिछले इलस्ट्रेशन में क्लोजिंग फिगर नहीं दी थी उन्होंने, इस क्वेश्चन में एनुअल इक्वेशन नहीं दी। पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस निकाल लेते हैं। 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 66 लाख की हमारी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी हमारी 66 लाख की। डीए कितना है हमारा, इसका 10% कर देते हैं, 6.6 लाख का हमारा डीए हो गया। तो बेसिक प्लस डीए में अगर ऐड कर दूं 66 लाख प्लस 6,60,000, 72,60,000 इज बेसिक सैलरी प्लस डीए। इसका 11% करूं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 7,98,600 एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी 7,98,600। अब ध्यान दो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की तो 80C की डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख की, वो तो चलो छोड़ो, वो हमारे लिए वो तो हमें पता ही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7,98,600 रुपए। पहली बात तो क्या ये 12% से ऊपर है? क्योंकि 12% से ऊपर है तो अलग से भी हमें इसकी टैक्सेबिलिटी रखनी पड़ेगी एज पर 4th शेड्यूल। ये 11% है तो अलग से तो कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। अब सोचते हैं 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में इस साल कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। 3 फंड का एग्रीगेट देखते हैं, एनपीएस और हमारे क्या कहते हैं सुपर एनुएशन फंड के बारे में बता नहीं रखा, सिर्फ प्रोविडेंट फंड के बारे में देखते हैं। 7,50,000 से ऊपर का अमाउंट है तो इसमें से माइनस कर दो 7,50,000, 48,600 रुपीज टैक्सेबल हो जाएंगे 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें निकालना है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A का इंटरेस्ट निकालना है। यहां पर एक मिस्टेक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना। एनुअल एक्रीशन ऑन परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल अंडर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A निकालना है अब हमें। ठीक है जी, 7A का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फिर से पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अब हमें एनुअल एक्रीशन ही नहीं पता तो पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, एनुअल एक्रीशन निकालनी पड़ेगी। एनुअल एक्रीशन जो आई है वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस जो एनुअल एक्रीशन हुआ होगा आई। मिसिंग फिगर निकालनी है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 33,55,000। ओपनिंग बैलेंस है 15,35,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द ईयर कितना? 7,98,600 और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 7,98,600 प्लस एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन मिसिंग फिगर निकाल लेते हैं, 33,55,000 माइनस 15,35,000 माइनस 7,98,600 माइनस 7,98,600। एनुअल एक्रीशन हमारी निकल के आई 2,22,800 रुपीज, 2,22,800 रुपए। ये एनुअल एक्रीशन का अमाउंट है जो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाल ली।
अब निकालते हैं एफ एवरेज। एफ एवरेज मतलब एवरेज फंड बैलेंस। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। 15,35,000 प्लस 33,55,000, एवरेज बैलेंस हमारा निकल के आया 24,45,000। तो वी नो ऑन एन एवरेज हमने कितना एक्रीशन हुआ हमारे, एंड ऑन एन एवरेज फंड बैलेंस कितना था। तो आई डिवाइडेड बाय एफ एवरेज, हमारा रेट आ जाएगा 9.1%। 9.1% से हमने ऑन एन एवरेज इस ईयर रिटर्न लिया। अब क्या करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल अंडर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A। दो पार्ट्स होंगे। इस साल जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रेट लगा देंगे, प्लस पास्ट ईयर्स के अंदर जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ है। मजे की बात यह है क्योंकि प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए वर्किंग कर रहे हैं, एंड 20-21 इज द फर्स्ट ईयर जब 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और 7A लग रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा क्या बन जाएगा, निल। दिस पोर्शन हैज बिकम निल। व्हाई? बिकॉज हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, सिंस इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द परक्विजिट। फिर सिमिलरली TP1, सिंस इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ परक्विजिट, तो ये पोर्शन हो गया निल। बस अब रह क्या गया, इस साल जो परक्विजिट हमने 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल किया, उसको ऑन एन एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.1%, आंसर आ गया 2211। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। मगर सर यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा कराओ ना, तो करो फिर। लिखो एक्स्ट्रा, लाइफ में चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, तो पढ़ो कुछ एक्स्ट्रा। एग्जाम के और एग्जाम ओरिएंटेशन के अलावा भी तो कोई दिमाग में ओरिएंटेशन होती है, नॉलेज के लिए भी तो पढ़ते हैं। लिखो, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स, कौन है मिस्टर, नाम तो बता। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज, मैं अब एक ही बार फिगर लिख रहा हूं, मैं 11% आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेट्स से इट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स 8,80,000 रुपीज। देखो 11% ऑफ सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 टू RPF ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। कंपनी ऑल्सो मेक्स अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनी भी मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। एनुअल एक्रीशन, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 इज, लेट से इस बार कितनी थी हमारी, 2,22,800 थी ना। तो अगली बार क्योंकि पैसा और भी आ गया होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 4,10,000। कोई भी रैंडम फिगर ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है। फाइंड आउट टैक्सेबल परक्विजिट, फाइंड आउट टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 एंड 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A। ठीक है जी, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्लॉज 7 तो कर ही लोगे ना मेरे भाई। परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 निकाल लेते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 8,80,000। अच्छा, अलग से इसलिए टैक्सेबल कुछ नहीं किया क्योंकि विद इन 12% ऑफ सैलरी था। अगर 12% ऑफ सैलरी था तो अलग से सेक्शन 17 रेड विद 4th शेड्यूल से टैक्सेबल होता, ओवर एंड अबाउट 12% वाला, और 7.5 लाख से ऊपर वाला तो होता ही होता। यहाँ पर विद इन 12% था तो अलग से कुछ टैक्सेबल नहीं किया। 8,80,000 माइनस 7,50,000 कम्स आउट टू 1,30,000 रुपए। 1,30,000 की परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल हुई हमारी। ठीक है, फिर एनुअल एक्रीशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A। फॉर्मूला लिख देते हैं, टैक्सेबल परक्विजिट PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय R, ये तो करंट ईयर का हो गया, प्लस
पिछले सालों में जो परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल हुई, पिछले साल जो इंटरेस्ट वैल्यू 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में आई, मल्टीप्लाइड बाय आर। इसको डिवाइड बाय 2 नहीं किया क्योंकि ये ऑन एन एवरेज इसको करने की जरूरत नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड थी, ये निकालनी है हमने। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, हमारे पास इनफ स्पेस है भाई, वर्किंग नोट लिख लेंगे, स्पेस लिख बना के वर्किंग नोट। पहले एनुअल एक्रीशन आई कितना है, 4,10,000। क्लोजिंग फंड बैलेंस कितना बना हमारा, क्लोजिंग फंड बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग हो गया। लास्ट ईयर का क्लोजिंग अपना निकल के आया था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग 33,55,000। 33,55,000 इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, प्लस एनुअल एक्रीशन। जो मेन क्वेश्चन था उसने एनुअल एक्रीशन मिसिंग फिगर दे रखी थी, 8,80,000 प्लस 33,55,000 प्लस 4,10,000, दिस कम्स आउट टू 55,25,000। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब निकालते हैं एवरेज बैलेंस, एफ एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सो दिस कम्स आउट टू 33,55,000 प्लस 55,25,000 divided by 2. This comes out to F average is 44,40,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न जो हमें मिल रही है ऑन फंड, एवरेज रिटर्न कितना मिल रहा है, जो एनुअल एक्रीशन हुई डिवाइड बाय फंड एवरेज। एनुअल एक्रीशन हुई हमारी, अरे 4,10,000 डिवाइड बाय 41,40,000। This comes out to 9.903%। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ गया 9.903%। 9.903% का तो रेट हो गया 9.903%। अब इस साल परक्विजिट कितना टैक्सेबल हो रहा है, 1,30,000 का, तो उसको डिवाइड कर देते हैं ऑन एन एवरेज 2 से, प्लस लास्ट ईयर हमने 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में कितना अमाउंट टैक्सेबल किया था। लास्ट ईयर जरा चेक करो जल्दी से, लास्ट ईयर हमने एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था 798, तो 48,600 रुपीज लास्ट ईयर टैक्सेबल हुआ था। और लास्ट ईयर इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल हो गया था, अभी तक इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल हुआ है 2211। इनके ऊपर इस साल का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लगा देंगे, 6436.95 प्लस 5031.81, आंसर आया 11,469 कर देते हैं। दिस इज द अमाउंट। ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया, अगर 21-22 के लिए करना हो तो। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन जो आया है हमारा रूल 3B। काफी समय लगाया मैंने, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आपको लॉजिकली समझाया, बट उम्मीद है अब आप फॉर्मूला नहीं रटोगे, अब आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा, और 20-21 के लिए तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। आखिरी चीज हमारी बस यहाँ पे क्या दे रखी है, आखिरी चीज यहाँ पर दे रखी है, क्या वैसे तो आमतौर पे जो हमारा बैलेंस होता है वो विड्रॉ नहीं किया जाता। वैसे तो आमतौर पे हमारा जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है रिटायरमेंट के समय मिलता है, एनपीएस का बैलेंस है वो रिटायरमेंट के समय मिलता है, बट कई बार प्री मैच्योर विड्रॉल उस बैलेंस का अलाउड होता है।
अगर आपको कोई घर बनाना है, आपके यहाँ पे किसी की शादी है, कोई हेल्थ इमरजेंसी है, देयर आर सर्टेन केसेस जब आपके प्रोविडेंट फंड, एनपीएस या सुपर एनुएशन फंड में जो बैलेंस पड़ा है वो रिटायरमेंट से पहले भी मिल जाता है। अब लेट अस सपोज, 1 मिनट के लिए बात करते हैं, अभी तक हमारे क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे, हमारा पास्ट ईयर का वो अमाउंट जो टैक्सेबल पास्ट ईयर के अंदर पीसी1 और टीपी1 कितना निकल के आ रहा था, 48,600 प्लस 2211, 48,600 प्लस 2211, 50,811 के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस तो भरपूर मात्रा में था, हमारा ओपनिंग बैलेंस था हमारा 33,55,000। इसी 33,55,000 में मैंने आपको समझाया टाइमलाइन बना के कि ये अमाउंट जुड़ा हुआ था, जो मेरा इस साल की स्टार्टिंग में 1/4/2021 में 33,55,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। इसी के अंदर आपका 50,811 इंक्लूडेड था। 50,811 कहां से आया है, पिछले साल जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल हुआ और पिछले साल जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए में टैक्सेबल हुआ, उन दोनों का एग्रीगेट। अब 1 मिनट के लिए बात करो, अगर ऐसा हो सकता है पिछले साल जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और 7 ए में टैक्सेबल हुआ वो ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा हो, मतलब ऐसा हो सकता है इस बार ओपनिंग बैलेंस ही हमारे पास ले दे के 45,000 बचा हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है, पिछले साल जो अमाउंट आपका टैक्सेबल हुआ उससे ज्यादा ही होगा ना ओपनिंग बैलेंस। अरे मैं कह रहा हूं, लेट अस सपोज यहां पर मैंने विड्रॉ कर लिया अपना बैलेंस, विड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता, रिटायरमेंट से पहले आप अपना प्रोविडेंट फंड का बैलेंस विड्रॉ कर सकते हो, एनपीएस का पैसा विड्रॉ कर सकते हो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। अगर आपने अपना पैसा विड्रॉ किया तो देयर कैन बी अ सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन जरा रीड करके दो, वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ टीपी1 एंड पीसी1। टीपी1 एंड पीसी1 क्या है, टीपी1 इज 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में पास्ट ईयर्स में जो टैक्सेबल हुआ है, पीसी1 इज 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 ए में पास्ट ईयर्स में जो टैक्सेबल हुआ है, यानी कि 50,811, वेयर दिस एक्सीड्स द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ स्पेशल फंड। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ही किस दिन क्या पड़ा है, 45,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2021, देन द अमाउंट इन एक्सेस or the aggregate of amounts of the said balance should be ignored for the purpose of computing TP1 और PC1। क्या बोला इस लाइन ने, अगर इस साल की स्टार्टिंग में 21-22 की स्टार्टिंग में तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस ही 45,000 होता, क्यों होता, क्योंकि तुमने पैसे विड्रॉ कर लिए होते, और PC1 और TP1 पिछले सालों में 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और 7A में अमाउंट ज्यादा टैक्सेबल हुआ था, तो जब ये सेकंड पार्ट कर रहे होगे ना, इसके अंदर आप 50,811 मत करना, 45,000 के ऊपर रेट लगाना। क्यों, जब फंड में पैसा बचा ही नहीं है तो रिटर्न आया ही नहीं होगा, जब रिटर्न आया ही नहीं होगा तो तुम अगर 50,811 पे रिटर्न का रेट लगा रहे हो, तुम नोशनल कैलकुलेशंस कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। आइडली अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस 33,55,000 था और उसमें 50,000 इंक्लूडेड था, तो हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लगाया 50,811 पे। बट अगर अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में तुम्हारे पास बचा ही 45,000 रुपया है, तो 45,000 कैसे बचा होगा, तुमने पैसा विड्रॉ कर लिया। अब तुम पिछले सालों के अंदर जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और 7A में आपने अमाउंट को टैक्सेबल किया है, उस पर रेट ना लगाकर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर रेट लगा लेना। सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया, 50,811 माइनस 45,000। ये पॉइंट कहता है इस 5,811 रुपए के अमाउंट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट, वैसे ये बड़ा यूनिक केस है, मुझे नहीं लगता एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, फिर भी लिख लो, दिस अमाउंट, दिस लाइन वॉज इंसर्टेड considering situation when employee has withdrawn major portion of his fund balance in any past year, due to which his opening balance
ड्यू टू विच हिज ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड is less than TP1 plus PC1. पास्ट ईयर्स में जो 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A एंड 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्स्ड था. So it is logical that instead of TP1 plus PC1 multiplied by R, we should do opening balance multiplied by R. इन अदर वर्ड्स ओपनिंग बैलेंस और TP1 PC1 के एग्रीगेट में जो डिफरेंस है उसको इग्नोर कर देना जब आप परक्विजिट वैल्यू निकाल रहे हो. ये पॉइंट समझ आ पाया आपको तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज एग्जाम के लिए ये पॉइंट मुझे नहीं लगता ज्यादा रेलेवेंट है. इतनी डिटेल में आई डोंट थिंक एग्जामिनर जाएगा, वैसे भी मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी करा दिया है. अब आते हैं अपनी दूसरी अमेंडमेंट पे. पहली अमेंडमेंट 1.5 घंटा लगा दिया, दूसरी अमेंडमेंट में सर कितनी देर लगाओगे? मात्र 2 मिनट लगाऊंगा. दूसरी अमेंडमेंट किसके ऊपर है? सेक्शन 139AA के ऊपर. ये कौन सा सेक्शन है? ये रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर आपको सेक्शन मिलेगा. अगर आपको याद हो, हमें हमारे आधार नंबर को पैन से लिंक कराना था. वी हैव टू लिंक आर आधार नंबर विद पैन, और इसके लिए कट ऑफ डेट दे रखी थी 31 मार्च 2021. अगर आपने 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी 139AA में दे रखे हैं. वो क्या दे रखे हैं कि आपके पैन को इनऑपरेटिव बना दिया जाएगा प्रोस्पेक्टिवली. 31 मार्च 2021 वाले डेट के बाद आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अपने आधार को लिंक नहीं कराया. इनऑपरेटिव का मतलब क्या? आप जिन भी ट्रांजैक्शन के अंदर अपना पैन कोड करोगे, माना जाएगा आपने पैन कोड किया ही नहीं, मतलब आपका पैन होना ना होने के बराबर है. अगर आपने कोई पर्सन आपका टीडीएस काट रहा है, आपने उसको ये पैन दे दिया जो कि आपका इनऑपरेटिव पैन है, वो फिर भी आपका 20% पे टीडीएस काटेगा, जो रेट या 20% विचएवर इज हायर, क्योंकि वो पैन का देना भी एज गुड एज पैन ना देना है. हमने आपके पैन को इनऑपरेटिव कर दिया. आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती थी जहां पे पैन कोड करना मैंडेटरी होता है. आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया, एफडी खुलवाई 50,000 से ज्यादा, डीमेट अकाउंट खुलवाया, शेयर्स खरीदे 50,000 से ज्यादा, म्यूचुअल फंड खरीदे 50,000 से ज्यादा, ड्राफ्ट बनवाया 50,000 से ज्यादा. इन सारी जगहों पे पैन कोड करना जरूरी था. अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है क्योंकि आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया, तो वहां पर अगर आप पैन कोड करते हो, वो पैन कोड नहीं माना जाएगा. इट विल बी ट्रीटेड एज एफ आपने पैन कोड नहीं किया. तो ये कॉन्सिक्वेंस था अगर आप पैन और आधार को लिंक ना कराएं. सर इसमें अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट सिर्फ छोटी सी आई है. 31 मार्च 2021 की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2021 पे ले जाया गया है. बस ये छोटी सी अमेंडमेंट है, ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है. इसलिए सेकंड अमेंडमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो लास्ट डेट आप को चेंज करनी है. सारी जो अमेंडमेंट थी वो हमारी खेल था पहले वाली अमेंडमेंट का. आई होप आपको 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में जो रूल 3B का फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आ पाया. और दिस इज ऑल अबाउट इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स. जीएसटी के अमेंडमेंट्स जैसे कि मैंने बोला था एक अलग वीडियो बनाऊंगा. जैसी वो वीडियो आएगी उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा ताकि आप साथ साथ इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स भी कवर अप कर सके. ठीक है जी, मिलते हैं आगे वाली वीडियोस में. अब इन दिनों आखिरी के 1.5-2 महीने में बहुत सारी रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज आती रहेगी चैनल पे. तो चैनल का बने रहिए, साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल कीप मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू. बाय बाय, टेक केयर.